इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग 3D कर रहे थे। 3D में स्ट्रेट लाइन चल पड़ी थी। तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को आज आगे बढ़ा के और आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ सामने दिख रही है कोप्लेनरिटी कंडीशन, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस जिसे कोप्लेनर कहते हैं, उसी को इंटरसेक्टिंग कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर लाइंस, जिसे इंटरसेक्टिंग कहते हैं उसी को कोप्लेनर कहते हैं। ठीक है, तो लाइंस को देखें, जब टू लाइंस है तो हम इस तरह लेते हैं x माइनस एक्स वन बाई ए वन, y माइनस वाई वन बाई बी वन, z माइनस जेड वन बाई सी वन। एक लाइन ऐसे ली जाती कार्टेशियन फॉर्म में। तो दूसरी लाइन x माइनस एक्स टू बाई ए टू, y माइनस वाई टू बाई बी टू, z माइनस जेड टू बाय सी टू की फॉर्म में ली जाती है। तो दोनों लाइंस को आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। और दूसरी लाइन लिखने की बात हो कभी तो वो एक्स वन बाई वन जेड वन को एक्स टू बाई टू जेड टू कर दें, और ए वन बी वन सी वन को ए टू बी टू सी टू कर दें। तो क्या है, ये टू लाइंस आपकी बन जाएंगी। इन लाइंस की कोप्लेनरिटी की कंडीशन सेम प्लेन में होंगी, या इसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये है। कंडीशन क्या है, इधर देखिए, ये ए पॉइंट ना एक्स वन बाई वन जेड वन लिख लो। वो कंडीशन याद करनी है ना, याद करने का तरीका थोड़ा बहुत पॉसिबल है, वो बताता हूं। बी पॉइंट लिख दो एक्स टू बाई टू जेड टू। इन दोनों पॉइंट्स को अगर माइनस कर दें तो ए बी के डी आर्स आते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन जेड टू माइनस जेड वन। वो यहां फर्स्ट रो फॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट की। एक्स वन बाई वन जेड वन और एक्स टू बाई टू जेड टू को जब माइनस करोगे ना आपस में, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज पैदा होते हैं, वो फर्स्ट रो में आएंगे। अब यहां लाइन नंबर जो 1 दिख रही है आपको, ये वाली, इसमें जो डी आर्स हैं वो सेकेंड रो फॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट की। जो आपको नेक्स्ट लाइन दिख रही है ये, इसमें नीचे ए टू बी टू सी टू को डी आर्स कहते हैं, वो आपकी थर्ड लाइन थर्ड रो फॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट की। और ये चीज इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस आ जाती है। ये डिटर्मिनेंट कभी भी 0 होगी तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस कोप्लेनर होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में होंगी। दोनों लाइनें एक जगह पर होंगी, कोप्लेनर होंगी, सेम प्लेन में होंगी। इसी को इंटरसेक्टिंग कंडीशन भी कहते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए, इसमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगी हुई है। लास्ट डे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन किया था। वेक्टर इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस आर दिस एंड दिस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये जो लाइंस है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका बेस्ट और इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रेट लाइंस का। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको लर्न करना, एग्जाम में आने पर उसको लिख के आना है। तो हमारी जो लाइन है वो सही फॉर्म में नहीं है। सही फॉर्म कैसे पता लगती है, पैरामीटर टी, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां तीन जगह पर इन्वॉल्व है। वो जो लैम्डा पैरामीटर होता है ना, टी पैरामीटर, लैम्डा पैरामीटर, दैट इज इन्वॉल्व एट सेवरल प्लेसेस।
तो ये इस तरह से पैरामीटर फिर हमें ट्रबल कर रहा है। तो रीराइट करो, पहला काम ये लाइंस को रीराइट करें। R इज इक्वल टू लिखना स्टार्ट करो 1 इंटू आई, ये देखिए 1 इंटू आई कर दिया हमने है, माइनस 2j डन, प्लस 3k डन। उसके बाद t टाइम्स t के साथ देखिए क्या आएगा, माइनस आई प्लस tj का j आएगा और माइनस 2tk का माइनस 2k आएगा और t आपका बाहर हो गया। इस तरह हमने r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 फॉर्म में फर्स्ट लाइन को ला दिया है। अब सेकेंड लाइन को रीराइट कराओ इसको, r इज इक्वल टू s वालों को बाद में लिखना 1 इंटू आई, पहले बिना s वाली माइनस j माइनस 1 इंटू k। आप थोड़ा और स्लो कर सकते हैं, फिर s वालों को लिख दो s टाइम्स si का i ये रहा, 2sj का 2j ये रहा, 2sj का 2j माइनस 2sk का माइनस 2k इधर है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये है r इज इक्वल टू r1 पहली वाली लाइन प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर m1। आपको r1 नजर आ गया, m1 नजर आ गया। और दूसरी लाइन जो आपको दिख रही है r इज इक्वल टू r2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर m2। अब आपको m1 m2 r1 r2 दिखने लग गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 बाई m1 क्रॉस m2, मॉड ऑफ m1 क्रॉस m2 डिनोमिनेटर में। तो एसबी का जो फार्मूला है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है, अभी लिखूंगा मैं, तो वो m1 क्रॉस m2 मांगता होता है। तो m1 क्रॉस m2 का अरेंजमेंट किया जाए, आई जे के इन फर्स्ट रो, माइनस 1 1 माइनस 2 इन सेकेंड रो, 1 2 और माइनस 2 इन थर्ड रो। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, जैसे इसके साथ रो कॉलम कैंसिल करते हैं उस तरह से, माइनस 2 प्लस 4 2 आएगा, माइनस जे के साथ में रो कॉलम कैंसल 2 प्लस 2 4 आएगा, विद प्लस के रो एंड कॉलम कैंसल, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आएगा है? तो ये आपका बिल्कुल रेडी हो गया, 2i 4j माइनस 3k, m1 क्रॉस m2 हमारा बिल्कुल रेडी है। r2 माइनस r1 निकालें, क्योंकि उस फार्मूले को r2 माइनस r1 की जरूरत होती है। तो i माइनस i हो गया 0i, माइनस j प्लस 2j हो गया j, माइनस के माइनस 3k हो गया माइनस 4k, r2 माइनस r1 ये सामने लिखे थे, यही डायरेक्ट कर दिया हमने। आप थोड़ा स्लो भी लिख के कर सकते हो, वैसे इतना हार्ड तो है नहीं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर होता है। m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 इज द न्यूमरेटर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो डॉट प्रोडक्ट किया जाए, डॉट r2 माइनस r1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12, दैट्स इक्वल टू 8। ये एसबी का न्यूमरेटर तैयार हुआ। डिनोमिनेटर के लिए हमें मॉड m1 क्रॉस m2 की जरूरत है। m1 क्रॉस m2 आपके सामने देखिए, ये वाला वेक्टर दोबारा लिख देता हूं,
और मॉड आप ले लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 29। नाउ राइट द फार्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सब लोग याद करो फार्मूले को, m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 बाय मॉड m1 क्रॉस m2। बाहर एक मॉड लगा देते हैं जो क्वांटिटी नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए, अदरवाइज मॉड की इतनी जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर हमने बताया था 8 आया हुआ है और डिनोमिनेटर आया हुआ है स्क्वायर रूट 29। ये आपका आंसर हो गया। इफ यू वांट यू राइट 8 रूट 29 बाय 29। वैसे ये पहले वाला आंसर बिल्कुल गुड एनफ, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसे यूनिट्स में भी लिखा जा सकता है, दीज मैनी यूनिट्स। अब देखो डाउट कंफ्यूजन जरूर पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। इंपॉर्टेंट बहुत है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स में एवरी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यही नोट्स करते रहिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। इसमें तो आएगा भी ना, ओल्ड पैटर्न पेपर आएगा तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड वेदर दीज लाइंस इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं, उसके लिए एसडी का न्यूमरेटर निकालना पड़ता है। m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 इक्वल टू 0 होता है तो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं, ये r इज इक्वल टू, ये जो चीज दिख रही है ये r1 है, लैम्डा के बाद जो दिख रहा है वो वेक्टर m1 है। ये एक कंपैरिजन हमने वहां थोड़ी सी कर दी है। ये जो सेकंड दिख रहा है r इक्वल टू, ये पहले दिखता है ना ये r2, और म्यू के बाद जो है वो वेक्टर m2। इससे क्या है, थोड़ा सा हमारा राइटिंग बचता है। आपको ये एग्जाम में पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अलग होगा, सोल्यूशन अलग होगा। यू हैव टू राइट 1 and 2 इन द शीट ऑल्सो, आंसर शीट ऑल्सो यू हैव टू राइट द थिंग्स। अब m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 चेक करेंगे, अगर वो 0 हो गया तो लाइंस इंटरसेक्ट, और वो नॉन जीरो हुआ तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो m1 क्रॉस m2 being calculated here, ijk in फर्स्ट रो और सेकेंड रो में आएगा वेक्टर m1 है, 3 माइनस 1 एंड 0। वहां 0 के है, यहां पे के नहीं है तो 0 रख लो, 3 माइनस 1 0। m2 को लिखें 2, यहां पे जे नहीं है तो जे का कोफिशिएंट 0 सप्लाई करें, तो के का कोफिशिएंट 3। ये 0 सप्लाई करने वाली बात में गलती नहीं कर देना कभी। एक्सपांड इट, -3 विद -j यू कैन चेक, जे है ना तो रो कॉलम कैंसल दिस वे, 3 3 जा 9, विद के रो एंड कॉलम कैंसल्स 0 + 2। इस तरह से आपको मिला -3r -9j + 2k। ये m1 क्रॉस m2 रेडी। r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 4i माइनस i, 3i हो गया, वो हो गया -j, माइनस के प्लस के हो गया 0k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, डॉट r2 माइनस r1 इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करता हूं, -3 × 3 -9, -9 इंटू -1 +9, फिर 2 × 0 इज 0। ये क्या आ गया, 0 आ गया।
M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 जीरो हो गया, इसलिए आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट, क्योंकि वो जीरो हो गया। M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 इज जीरो, सो लाइंस डेफिनेटली इंटरसेक्ट। लेकिन क्वेश्चन यहां पर साइलेंट नहीं है। क्वेश्चन कहता है इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको 1 और 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। 1 और 2 वेक्टर आर के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है 2D में भी सॉल्व करके आता है। 2D में क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। 3D में भी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में जो वेक्टर आर की वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आपस में इक्वल करें। आपस में इक्वल करेंगे तो लैम्डा और म्यू मिल जाएंगे। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू 1 में लिख दो या म्यू की वैल्यू 2 में लिख दो, कोई एक काम कर दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वेक्टर आर की वैल्यू, वेक्टर आर क्या है, एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड ही तो चाहिए हमको। वेक्टर आर मीन्स एक्स बाई जेड, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स वाई मिलता है। तो यहां हमें एक्स बाई जेड चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व कर दें। मतलब वेक्टर आर की तो वैल्यू लिखी पड़ी है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, लैम्डा म्यू मिल जाएंगे। उसके बाद लैम्डा म्यू में से कोई एक भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। लैम्डा म्यू वैसे दोनों मिलेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 में लिख दोगे तो वेक्टर आर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आंसर बन जाएगा। या म्यू की वैल्यू 2 में लिख दो तो वेक्टर आर की वही सेम न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो लेट अस सॉल्व 1 and 2 फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। For point of intersection, solve 1, 2 for vector r। चलो सॉल्व करते हैं, दोनों राइट साइड को इक्वेट करो। i प्लस जे माइनस के लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे इक्वल, दूसरी लाइन लिखो 4i माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3k। ये अभी क्या करना है, कंपेयर करना है i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट को कंपेयर करके 3 इक्वेशंस जनरेट होंगे। देखिए इधर i कॉमन लो तो यहां से 1 प्लस 3 लैम्डा साथ साथ तो लिख दो, फिर कंपेयर करूंगा j के साथ, यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा माइनस लैम्डा, ठीक है। के साथ में तो माइनस के ही आएगा सीधा, लैम्डा नहीं है उसके साथ और एक ही के है। राइट साइड को ऑब्जर्व करो, आई के साथ वहां पर राइट साइड में आएगा 4 प्लस 2 म्यू, हाँ, और जे का कंपोनेंट वहां 0 दिख रहा है मुझे, 0 जे दिख रहा है, जे इज नॉट एग्जिस्टिंग। With k you have minus 1 from here plus 3 mu from there. So compare the coefficients now. 1 plus 3 lambda equal to 4 plus 2 mu. आगे 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 किया जाए, -1 इक्वल टू -1 प्लस 3 म्यू कर दिया जाए। यहां से लैम्डा इजिली ऑब्टेनेबल, 1 और 1 ये कट के ना, म्यू की वैल्यू 0 इजिली ऑब्टेनेबल। थर्ड इक्वेशन यू कैन यूज फॉर कंफर्मेशन कि ये लैम्डा म्यू राइट आई की रॉन्ग आई। तो थर्ड इक्वेशन में इनको पुट करके, थर्ड मतलब फर्स्ट लेफ्ट ओवर इक्वेशन,
में लैम्डा म्यू यहां पर पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी वैल्यूज राइट है कि रॉन्ग है। लैम्डा इक्वल टू 1 यहां पुट कर दो तो 1 + 3 हो जाएगा, 4 + 2 म्यू 0 हो गया, म्यू की वैल्यू 0, क्या ट्रू आ गया। फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड से जो ऑब्टेन हुआ उसने फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स थिंग्स आर करेक्ट। और म्यू की वैल्यू पुट करने में आपको आराम पड़ेगा, इसलिए म्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में रिकॉल कर देता हूं, उसमें म्यू की वैल्यू डाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन वो देखो सामने दिख भी रही है पर मैं कॉपी कर रहा हूं, वो थोड़ा सा दिख रहा है पिंक वाला पार्ट। r इज इक्वल टू 4i माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3k। इसमें म्यू की वैल्यू 0 यहां पर पुट कर दो, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वेक्टर आर आपका ना 4i माइनस के हो जाएगा। इसका मतलब और फाइनल आंसर आपका 4 0 माइनस 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेक्टर आर की पर्टिकुलर वैल्यू है ये। पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब ये एक्स वाई जेड आ गया। वेक्टर आर क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है एक साथ, ये तो पॉइंट आ गया, पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप डाउट को पूछ सकते हैं। थर्ड इक्वेशन अगर वेरीफाई नहीं होती तो आपके लैम्डा म्यू रॉन्ग है या फिर लाइन्स ही इंटरसेक्ट नहीं करती, या तो लैम्डा म्यू रॉन्ग है, नहीं तो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी और आपने उनको इंटरसेक्ट करा दिया। तो इसलिए प्रेजेंट केस में क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी और इसलिए वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा श्योर करेगा। अगर लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी तो लैम्डा म्यू की वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके दिया। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कार्टेशियन में, शो दैट दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो डू नॉट इंटरसेक्ट की हमने कंडीशन बताई थी, तो हम लोग उससे कंडीशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कंडीशन के थ्रू। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो डू नॉट इंटरसेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको ये लाइंस जो सामने है इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। वो क्या होती है, वो देखिए ये होती है x माइनस x1 बाय a1, ये पहली वाली को कंपेयर इसके साथ करोगे, y माइनस y1 बाय b1 एंड z माइनस z1 बाय c1 के साथ फर्स्ट लाइन को कंपेयर करोगे। x1 की वैल्यू 1 बैठ रही है, y1 कोई बताओ बेटा उधर से, -2। y1 की वैल्यू थोड़ी गलती कर दी बेटा, -1। हाँ इससे कंपेयर, तो इन्होंने गलती से बाई मिस्टेक ये कर दिया, लेकिन ये नेगेटिव का इन्होंने अकाउंटिंग किया। तो y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 5। और डू नॉट इंटरसेक्ट, वो डिटर्मिनेंट आपको थोड़ी बहुत ध्यान होगी, अभी मैं लिखूंगा, वो डिटर्मिनेंट ना नॉन जीरो आएगी। इंटरसेक्ट के लिए वो डिटर्मिनेंट जीरो आती है, कार्टेशियन के लिए वो डिटर्मिनेंट यूज की जाती है। अच्छा अब दूसरी लाइन देखो, x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2 से कंपेयर करोगे है? तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, y2 की वैल्यू 1 और z2 की वैल्यू -1। माइनस z2 1 है तो z2 इज -1। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -2। अब वो डिटर्मिनेंट लिखता हूं जिसने नॉन जीरो आना है, मैंने उसको नोटेशन दे दिया डेल्टा। वो डिटर्मिनेंट है
याद करो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और फिर a1 b1 c1 देन a2 b2 c2। सब लोग इसको याद करें और फिर डेल्टा की वो वैल्यू पता लगाएं। एक सेकेंड को ना थोड़ा सा मैं कर देता हूं। सो डेल्टा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आप भी देखो। और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो लाइंस इंटरसेक्ट और नॉन जीरो आ जाए तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इन्होंने x2 माइनस x1 की बात की है पहली रो में, तो ये देखिए 2 माइनस 1 1 1 माइनस माइनस 1 2 फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब a1 b1 c1 सीधे सीधे 3 2 5 a2 b2 c2 में कुछ करना नहीं, कॉपी करना 4 3 माइनस 2। अब इसको एक्सपांड कर दें और देख लें 0 आता है कि नहीं आता। 1 के साथ -4 -15 -19 आया। -2 के साथ में रो और कॉलम कैंसल, -6 और -20 -26 आया विद -2। रो एंड कॉलम कैंसल्स, 9 -8 आया 1। और ये डेफिनेटली नॉन जीरो, आप कैलकुलेशन करके देख लो, नॉन जीरो आया। लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपसे नहीं पूछ सकते। या यूं कहिए लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, दे डोंट इंटरसेक्ट, दे आर नॉट कोप्लेनर। नॉट कोप्लेनर की यही कंडीशन है। कोप्लेनर के लिए वो डिटर्मिनेंट 0 होनी चाहिए और नॉन कोप्लेनर के लिए वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए। और देखिए सामने क्वेश्चन फिर से आ गया, शो दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पूरे 6 मार्क का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट एग्जाम में आए हुए और एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन है, या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन या फिर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो डबल हो गया। ठीक है, तो मतलब रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आप बिना शर्त के इसकी तैयारी करिए बस। तो अब की बार मैं थोड़ा x1 y1 z1 डायरेक्ट लिखना चाहूंगा एग्जाम में, आप बिल्कुल कंपेयर करके लिखना। ये x1 5 है, y1 की वैल्यू 7 बैठ रही है, z1 की वैल्यू बता बेटे -3 राइट है। और a1 b1 c1 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, a1 b1 4 और c1 -5। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर हमें फेस करनी पड़ेगी x2 y2 z2। एक और बात बताता हूं आपको, उस दिन भी बोला मैंने कि लाइन का कोई भी काम करना, x y z के कोफिशिएंट ध्यान से देखो 1 होने चाहिए। ये बड़े बड़े लिख दिए मैंने 1 1, ये 1 ना हो तो काम नहीं करना कोई भी लाइन का, ना पैरेललिज्म ना परपेंडिकुलरिटी ना एंगल बिटवीन लाइन, कुछ भी नहीं निकालना। जब तक एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 नहीं होते तब तक उसकी कोई एक्टिविटी लाइन की नहीं जाती कभी। ओके, तो x2 की वैल्यू 8, और अगर कोफिशिएंट 1 के बजाय 2 होगा तो मैंने करके बताया ऊपर नीचे 2 का डिवीजन करके उसको 1 किया जाता है। लेकिन इस तरह के एरर मत कर देना, वार्निंग के बाद भी बच्चे नहीं मानते। 4 हो गया ये, और Z2 की वैल्यू Z माइनस Z2 5 बैठ रही है। A2 7, ये 7 1 एंड 3, B2 1 और C2 की वैल्यू 3। अब वो डेल्टा निकालूंगा। कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1
Z2 माइनस Z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 से हम लोग ट्राई करेंगे। इसकी वैल्यू 0 जरूर आती होगी, देखते हैं। x2 माइनस x1 कर दीजिए, 8 माइनस 5 3, y2 माइनस y1 माइनस 3, 5 प्लस 3 8, A1 B1 C1 4 4 माइनस 5, फिर A2 B2 C2 7 1 एंड 3। एक्सपांड करें और 0 वैल्यू लें। 12 प्लस 5 17, ये प्लस 3 बन जाएगा। रो कॉलम कैंसिल करके 12 प्लस 35, 8 के साथ में आएगा 4 माइनस 28। देखते हैं कितना आता है। 51 तो ये हो गया, 47 ये लग रहा है, माइनस 8 इंटू 24 ये हो गया, $192। ये भी 192 हो, 0 हो गया श्योर, वो 0 आना ही था, पहले से पता था। शो दैट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सो डेल्टा इज 0, देयरफॉर लाइन्स इंटरसेक्ट। वो कहते हैं ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक्स वाई जेड के लिए उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को। तो ये 3D की इक्वेशंस हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं सॉल्व करने में। अब कहते हैं एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करो, तो ये इक्वेशंस हैं, ये इसको ना इसके साथ सॉल्व करना, तो एक्स वाई जेड आएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक मीडियम चूज कर लेते हैं हम लोग। मीडियम इस तरह, वैसे तो जनरल में वही सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने का एक स्पेशल प्रोसीजर है, उसको लर्न करें। ये आपकी फर्स्ट लाइन, सब लोग ध्यान दें। फर्स्ट लाइन आपको याद होगा, हमने लैम्डा हाइड किया था एक बार, आज हमें उसकी जरूरत पड़ गई। पहली लाइन लैम्डा एलिमिनेट करके आई थी, तो वो लैम्डे की अब खास जरूरत है, तो वो लैम्डा के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। पता है क्या होगा, इससे हम एक्स बाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के एक्स बाई जेड इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालेंगे, फिर एक्स बाई जेड को क्लैश करा देंगे, तब लैम्डा म्यू आ जाएगा, फिर एक्स बाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोग्राम रहेगा, तो ध्यान दो। x माइनस 5 कितना है, 4 लैम्डा, y माइनस 7 कितना है, 4 लैम्डा, z माइनस 3 कितना है, माइनस 5 लैम्डा। तो x की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 7, z की वैल्यू आ गई माइनस 5 लैम्डा प्लस 3। तो x बाई जेड, फर्स्ट लाइन का x बाई जेड रेडी हो गया है, फर्स्ट लाइन का x बाई जेड। यही बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बनेगा। 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 5 लैम्डा प्लस 3, दिस इज कॉल्ड जनरल पॉइंट ऑफ लाइन नंबर 1। ये जो लाइन नंबर 1, इसका ये क्या है, एवरी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है लाइन नंबर 1 का। क्यों? क्योंकि x बाई जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट ऑफ लाइन होता है। लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा लाइन पर, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 100 पुट करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस सेट। तो ये क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 ये बना दी हमने थोड़ी सी, ये देखो लाइन नंबर 1, इसका ये पॉइंट भी यही है, ये वाला भी यही है, ये एवरी पॉइंट है। अब लाइन नंबर 2 के साथ उसी टाइप की एक्टिविटी
करते हैं, फिर आपको और समझाता हूं। यहां के बाद अब लाइन नंबर 2 पकड़िए, x माइनस 8/7 y माइनस 4/1 z माइनस 5/3 इक्वल टू म्यू से, ये आपकी सेकेंड लाइन पर भी जनरल पॉइंट सर्च करते हैं, सेकेंड लाइन का एवरी पॉइंट सर्च करते हैं और फिर उसको जो आया ना पहले वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्लैश करा देंगे। एक्स वाई जेड की पहले जो आई ना वैल्यू और जो अब आएंगी उनको इक्वेट कर देंगे, मतलब सॉल्व करना है हमें, एक्स वाई जेड निकालना है। सॉल्व करोगे कैसे, वो वाला एक्स यहां वाले एक्स के इक्वल करेंगे तो सॉल्व होगा, और क्या। तो x माइनस 8 आ गया 7 म्यू, y माइनस 4 आ गया 1 इंटू म्यू, और z माइनस 5 आ गया 3 यू। x इज 8 प्लस 7 म्यू, while y इज 4 प्लस म्यू, while z इज 3 म्यू प्लस 5। ये एक्स वाई जेड, पहले वाले एक्स वाई जेड को इसके इक्वल कर दो तो 3 इक्वेशंस प्रोड्यूस होंगे लैम्डा म्यू में, उनको सॉल्व करोगे। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू यहां पर देखो, इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दोगे लैम्डा तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर बी बन रही है, इसमें म्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 4 प्लस म्यू, यही आंसर बनेगा 3 म्यू प्लस 5। ये क्या है, एक्स वाई जेड है, इसको आप इक्वेशन नंबर बी कह दो। सॉल्व ए एंड बी नाउ, मेन पर्पज हमारा यही है। तो क्या आएगा, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। वो लाइन नंबर 1 का एवरी पॉइंट है, ये लाइन नंबर 2 का एवरी पॉइंट है। जहां पर ये क्लैश करेंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के एक्स वाई जेड इक्वल हो जाते हैं, इसलिए 4 लैम्डा प्लस 5 8 प्लस 7 म्यू के इक्वल होगा। तो सॉल्व ए बी, तो ए बी सॉल्व करने का तरीका यही है, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो इंडिविजुअली कंपेयर करो। 4 लैम्डा प्लस 5 इज 8 प्लस 7 म्यू, एक बन गई। 4 लैम्डा प्लस 7, आप भी थोड़ा कैलकुलेशन पे नजर रखना, 4 प्लस म्यू, और नेक्स्ट माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5। समहाउ इनको सॉल्व किया जाए। लेट अस ट्राई नाउ। 4 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन इसके पास लिखे, बहुत अच्छी इक्वेशन है। 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3। और थर्ड इक्वेशन वेरिफिकेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है। माइनस 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज 5 माइनस 3 2 फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। मैं दो को सॉल्व कर दो और करेक्टली सॉल्व कर दिया तो दिक्कत नहीं है। थर्ड तो इंश्योर करती है सोल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है। 4 लैम्डा माइनस 7 में 8 माइनस 5 है बेटे, 8 ये 5 छूट गया मेरे से, इक्वल टू 3। अब अच्छा, ये मान लो आपसे भी छूट जाए तो ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी एग्जाम में, तो फिर से ढूंढ लेना, सर्च कर लेना। तो आपको चेकिंग करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। तो माइनस करें, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल, माइनस 7 म्यू प्लस म्यू माइनस 6 म्यू हो गया। राइट साइड बहुत अच्छी है, 3 प्लस 3 6 आ गई। म्यू की वैल्यू -1, ये अकेले ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगी, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लो, लैम्डा निकाल लो। वैसे तो म्यू इक्वल टू -1 इक्वेशन बी में पुट कर दो तो बस आंसर आपका रेडी हो चुका है, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। पहले लैम्डा निकाल लेते हैं, तो इससे लैम्डा निकालता हूं। 4 लैम्डा माइनस 7 इंटू -1 प्लस 7, राइट साइड में क्या है 3, लैम्डा आ गया -1, 3 माइनस 7 -4/4, और म्यू भी -1,
इन इक्वल वैल्यूज को यहां पुट कर दो, -5 इंटू -1, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। हाँ, इसमें कुछ कहीं -6 म्यू -1 कहीं पर देखो एरर है, हो गया। -3 इंटू -1, ये तो 2 आया ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ी हो गई। मुझे वेरीफाई करना, ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे राइट आना चाहिए था, एरर उसी का है। ओके, तो यहां पर अभी ठीक कर देता हूं। ये आएगा -5 लैम्डा, यहां +3 है, तो -5 लैम्डा -3 आएगा। यहां पर ठीक करते चलो, थोड़ा सा यहां पे एक जगह यहां पे देखो एरर हुआ -3, बस, और कोई एरर नहीं है। तो ये जो एरर है वो यहां पे आ जाएगा। आपका सॉल्यूशन वगैरह सब इंटैक्ट है, क्योंकि लास्ट वाली इक्वेशन में फर्क है। लास्ट इक्वेशन वेरिफिकेशन पर्पज की थी, तो उसका फर्क आपको दिखाई पड़ेगा इधर, हाँ, यहां पर जब हमने कंपेयर किया ना, सॉल्व करने लग गए, यहां पे नजर आएगा ये जो चीज है, ये -3 है बस। यहां बहुत अच्छा हुआ, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा, एरर होकर भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपका वो देखिए 5 + 3 कितना आएगा, यहां 8 आएगा, और 8 ही आ रहा है, ट्रू हो गया। और कुछ भी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ने फर्स्ट और सेकंड पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए ये सोल्यूशन सारा आपका बच गया। लैम्डा की वैल्यू -1, म्यू की वैल्यू -1 राइट है। थर्ड इक्वेशन में जो एरर था मैंने सब बता दिया, वहां पे कॉपिंग एरर हुआ था। अब लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दें ए में, या म्यू इक्वल टू -1 बी में पुट कर दें। मैं आपका यहां ए लिख के दे रहा हूं, उसमें वैल्यू पुट करूंगा। अच्छा, ए ये था 4 लैम्डा + 5, 4 लैम्डा + 7, -5 लैम्डा -3 था, इसने थोड़ी सी गड़बड़ी की। पुट लैम्डा इक्वल टू -1 टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू गेट -4 + 5 1, -4 + 7 3, 5 - 3 2 is the point of intersection। ये देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चंस बहुत ही सिग्निफिकेंट पेपरों में आए हुए, बुक में कई बार सेम होता है, कई बार सिमिलर में जरूर होता है, पर सेम कभी कभी नहीं भी होता है। आपके एग्जाम में जो आएगा उसमें फिर से नंबर चेंज करके आएगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये नंबर बदल के आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा चेंज वेंज कर ही देते हैं वो लोग, क्लेवर है काफी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्टेशियन लाइंस। आपने वेक्टर लाइंस के 2 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं, अब की कार्टेशियन लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखाते हैं। एसडी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि पता नहीं किस चीज का वो पूछ देंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए कार्टेशियन में, तो उसको आपने वेक्टर वाले मेथड से करना है। कार्टेशियन का अपना मेथड होता है, बहुत लेंदी पिकुलियर टाइप का मेथड होता है, और जरूरत आपको नहीं है, आप अपने ओल्ड मेथड से कर सकते हो। वो कैसे, वो समझो। इधर आप अपनी फर्स्ट लाइन को कंपेयर करो, क्योंकि लाइन को हम पहले वेक्टर में चेंज करेंगे, उसके बाद m1 क्रॉस m2 डॉट r2 - r1 बाई मॉड m1 क्रॉस m2 लगा देंगे। इजी पड़ता है प्रोसीजर। अच्छा, a1 तो हम वेक्टर में कन्वर्ट करने चले, तो उसके लिए आपको पहले x1 y1 z1 और a1 b1 c1 पहचानने पड़ेंगे, तब हो पाएगा वो। तो फर्स्ट लाइन का देखिए, x1 निकल रहा है, 1 आ गया, y1 2 और z1 की वैल्यू 3। उधर a1 इज 2, b1 इज 3,
बाय C1 इज 4, और हाँ वेक्टर R रहा ये R1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर M। आपको याद हो गया होगा R1 क्या होता है, x1 y1 z1। तो ये देखो 1 2 3 आपका ये वेक्टर R1 है, और वेक्टर M वो रहा 2 3 4, शॉर्टकट में हमने लिख दिया, ये M1 हो गया, R1 M1 रेडी हो गया। इसी तरह अभी रेडी करता हूं मैं R2 और M2 को, फिर उसके बाद प्रोसीजर आता है आपको M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 बाय मॉड M1 क्रॉस M2 विल गिव यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत अच्छा प्रोसीजर है। वेक्टर को कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर लो, वेक्टर वाला फार्मूला लगा दो केवल एसडी के लिए, औरों के लिए तो कार्टेशियन टू कार्टेशियन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वेक्टर में कन्वर्ट करके थोड़ा जल्दी अच्छा इजीली हो जाता है। x माइनस x2 बाय a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाय c2 से कंपेयर करें, ये आपको x2 by2 z2 और a2 b2 c2 देगा। ये देखो x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4, z2 की वैल्यू 5, सभी जगह माइनस लगा हुआ बीच में, तो कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं। x बाई जेड के कोफिशिएंट सभी जगह यूनिटी, सो नो कंट्रोवर्सी। a2 b2 c2 3 4 5, a2 b2 c2 डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 4 5 है। लेस ग्रेटर साइन के अंदर ये बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी पॉइंट की तरह भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआरस है, जब बहुत सारे डीआरस के साथ डील कर रहे हो उस समय तो लेस ग्रेटर ही लगाना चल जाता है ये भी। तो इसका वेक्टर इक्वेशन आ गया सेकेंड वाली का, r इज इक्वल टू r2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर m2 अप्लाई कर दो, तो r इक्वल टू r2 कितना हो गया, r2 हो गया x2 बाई 2 z2 है, 2i प्लस 4j प्लस 5k म्यू टाइम्स वेक्टर m2 ये रहा 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये देखिए वेक्टर r आपका रेडी हो गया। ये देखो r2 और ये m2, और ऑल्सो करके मैं वो वाली लाइन याद दिला दूं, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1, वो लाइन इधर लिखी थी 1 2 3 और 2 3 4 लिखी थी, उधर ऊपर लिखी हुई है। ओके, तो वो भी r1 प्लस लेमडा m1 है। ये लेटेस्ट याद दिलाया आपको यहां पर और यहां पर। इन दोनों को देखते हुए m1 क्रॉस m2 तैयार किया जाए। m1 क्रॉस m2 गेटिंग रेडी फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ij k in first row, 2 3 4 in second row, और m2 3 4 5 in third row। एक्सपांड 15 माइनस 16 माइनस j के साथ 10 माइनस 12 विद प्लस k, रो कॉलम कैंसल, 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस i 2j माइनस k, r2 माइनस r1 गेटिंग रेडी। यस एक मिनट, r2 माइनस r1 दोनों दिख रहे हैं आपको बिल्कुल। ये R2 है ऊपर वाला, ये देखो ये चीज R2 है और ये चीज R1 है। 2i माइनस i हो गया, 4j माइनस 2j 2j हो गया, 5k माइनस 3k 2k हो गया। बाकी कैलकुलेशन खुद भी देखा करो। m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 की बारी आ गई। ये देखो न्यूमरेटर, एसडी का न्यूमरेटर होता है, निकालो इसको, -1 इंटू 1 -1 2 2 जा 4
-1 इंटू 2 -2 2 4 -2 2 -1 1 मॉड m1 क्रॉस m2 की तैयारी। एक सेकंड पेपर है तो ये मॉड m1 क्रॉस m2, m1 क्रॉस m2 ये वाला है, ये वाला, इसका मॉड ले लीजिए, इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर 6। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू m1 क्रॉस m2 डॉट r2 माइनस r1 बाय मॉड m1 क्रॉस m2 हो गया। कैन बी रिटन एज 1/√6 एंड दैट इज द आंसर। √6/6 भी लिख सकते हैं। तो जब कार्टेशियन वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये बेस्ट मेथड है, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करके और वेक्टर वाला मेथड लगा दो, इससे अच्छा कोई प्रोसीजर नहीं है। वैसे मेथड तो इसके दो और है, दोनों भी पिकुलियर और लेंथी हैं। एक में तो पूरा बड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ता है, दूसरे में बड़ा सा प्रोसीजर याद करना पड़ता है। ये ओल्ड मेथड से हो जाता है जो मैंने करके, मतलब आपकी लेबर बचा दी है मैंने इसमें। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं, देखता हूं क्या है अभी सीरियल में। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने किया। इसके 3D क्वेश्चन इजी और थोड़े लेंथी होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कोई 12B है, बीच में होमवर्क होते हैं, होमवर्क करिए और डाउट हो मैं श्योर पूछना, बता पक्का दूंगा। और हमारे नोट्स किसी ने कर लिए उसके फुल मार्क्स आएंगे। नोट्स जिसने कर लिए, स्टडी बहुत है, नोट्स में कम नहीं है, बाहर का कुछ जरूरत नहीं है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सच दैट दीज लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। P की वैल्यू बताओ और ये लाइन्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। उसके बाद नीचे कहता है हैंस फाइंड वेदर लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट। वो तो इंटरसेक्ट और नॉट की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि P की कोई वैल्यू आप पाती है कि नहीं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P सच दैट दीज लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। ये लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मैं याद दिला दूं एडवांस में, A1 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो ये चीज हमें 0 करनी पड़ेगी और उससे P की वैल्यू आएगी। कोई बताएगा इन लाइंस में हम पहले क्या करें, मैं कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन x1 y1 z1 तो निकालने पड़ेंगे थोड़े, A1 B1 C1। कोई बता सकता है कि इसमें फर्स्ट लाइन का A1 कितना है? फर्स्ट लाइन का A1 बताएगा -1। ओह, आपने एफर्ट की बेटे। सबसे पहले x बाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x बाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो लाइन का कोई काम मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपने कर दिया तो आपको लगेगा मैं राइट करके आया हूं और मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो रीराइट करना पड़ेगा। दोनों लाइंस अपसेट हैं आपकी। अभी इस स्टेज पर हम डीआर्स निकालने की पोजीशन में नहीं है। यहां पर देखो x का कोफिशिएंट -1 है, ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई कर दो, x -1 बाय -3। इसमें सेकंड में आप सजेस्ट करो क्या करूं, 7 का डिवीजन कर दिया जाए, यू गेट बाय -2 डिवाइडेड बाय 2p/7। और थर्ड में कुछ भी नहीं करना, वहां z का कोफिशिएंट 1 हुआ पड़ा है। ये चीजों का ध्यान रखना होता है, लाइन में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अब इसे देखो, इसी ऊपर नीचे -7 का डिवीजन करो इसमें, तो x -1
बाय 3p बाय -7, ये लो। और सेकंड में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सही है। थर्ड में बताओ क्या करूं? -1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। बाय 6। 6 से नहीं बेटे, जेड का कोफिशिएंट -1 है ना, तो जेड का कोफिशिएंट यस सर, यस सर। हाँ, -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जेड पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, नीचे आपका -5 आ गया। तो अब मैं A1 B1 C1, आपको पता है इस स्टेज पर जो डिनोमिनेटर्स हैं इन्हें A1 B1 C1 कहते हैं। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जब 1 हो जाएं तो डिनोमिनेटर्स को A1 B1 C1 कहते हैं। तो A1 की वैल्यू -3, B1 की वैल्यू 2p बाय 7 और C1 की वैल्यू 2 बैठती है। इसी तरह ये वाला A2 बैठता है, ये वाला -3p बाई 7, B2 बैठता है 1 और C2 की वैल्यू -5। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, आप P निकालिए। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर A1 A2 याद करें प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 हो गया 9p बाय 7, B1 B2 हो गया 2p बाय 7, C1 C2 हो गया -10 इज इक्वल टू 0। 11p बाय 7 is 10, P appears to be 70 by 11। P की इस वैल्यू के लिए लाइंस कैसी हैं? राइट एंगल पर हैं। फॉर दिस वैल्यू ऑफ P लाइंस आर एट राइट एंगल्स। और जो लाइंस राइट एंगल पर हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं? दे विल इंटरसेक्ट, क्योंकि बिना इंटरसेक्शन के वो लाइंस राइट एंगल पे नहीं हो सकते। तो ये पता लग गया लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसने बोला ना हैंस फाइंड, इंटरसेक्टिंग का वैसे प्रोसीजर है आपके पास, वो डिटर्मिनेंट को 0 करना होता है। वो डिटर्मिनेंट थी डेल्टा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर सेकंड रो में A1 B1 C1, थर्ड रो में A2 B2 C2। वो नहीं इसमें करना है, वो उतना बड़ा प्रोसीजर इसमें नहीं लगाना है। कहता है हैंस फाइंड वेदर लाइंस इंटरसेक्ट। आपको एक ही लाइन में जवाब देना है कि लाइंस आर एट राइट एंगल्स, सो दे मस्ट इंटरसेक्ट। राइट एंगल पर जो लाइन है वो उन्हें इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। फॉर दिस वैल्यू ऑफ P लाइंस आर at right angles and hence they have to intersect। एक ही सेंटेंस में फिनिश करो। hence find किया ना आपने, तो हाँ hence और अदरवाइज लिखा होता है, hence और अदरवाइज। फिर आपको वो ये वाली चीज को 0 करके ये वाली चीज को घर में वेरीफाई करना है। P की वैल्यू डालने के बाद, P की वैल्यू डालने के बाद ये डिटर्मिनेंट श्योर 0 आएगी। y2 - y1 z2 - z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 डेफिनेटली 0 आएगा। चेक करिए आप। लेकिन ये क्लास मतलब एग्जाम में देने वाली चीज नहीं है। एग्जाम में तो यही करना है, ऊपर वाला ये करेगा उसका गलत और होगा, उल्टा मेहनत करेगा और गलत होगा। वो हैंस फाइंड करवा रहा है, आप डायरेक्ट फाइंड कर रहे हो। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12C। क्वेश्चन जी मेंस में भी आया, ये 2003 2006 जी मेंस में आया, और बाद में इस क्वेश्चन को CBSE ने अडॉप्ट कर लिया 2020 है। क्वेश्चन NCERT का है जहां तक मुझे याद है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में ये ओके। और क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, देखो 2 लाइंस लिखा, ये एक ही लाइन है, ये डबल इक्वेशन से एक ही लाइन बन पाई।
कहता है 2 लाइन्स दिस एंड 1 मोर लाइन दिस, 2 लाइनें हैं, 2 लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ वन ऑफ द दीज कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। कहता है ये लाइन्स परपेंडिकुलर हैं और आप लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आप क्या करें कि इसमें से एक कंडीशन को प्रूव करें। ओके, तो मुझे आज क्लास अब बंद करनी पड़ेगी।